हेलो दोस्तों, मैं विजय पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 5 सितंबर 2017 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन, जो कि आने वाली एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी किस स्थान पर स्थित है? आपसे पूछा गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी किस स्थान पर स्थित है। पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा ऑप्शन है भोपाल, तीसरा ऑप्शन है हैदराबाद और चौथा ऑप्शन है देहरादून। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हैदराबाद में। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है। तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना की गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक प्रदेश में किस मुख्यमंत्री ने सबसे लंबी अवधि के लिए कार्यकाल संभाला है? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जिसने सबसे अधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद का कार्यभार संभाला है। पहला ऑप्शन है ममता बनर्जी, दूसरा ऑप्शन है बीजू पटनायक, तीसरा ऑप्शन है ज्योति बसु और चौथा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ज्योति बसु ने। तो यह 2017 के अनुसार था, लेकिन 2021 में यदि आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आंसर होगा सिक्किम के सीएम पवन चामलिंग, जिन्होंने 25 वर्षों का रिकॉर्ड बनाया है। जो ज्योति बसु थी, इन्होंने 23 साल तक सीएम पद संभाला था, परंतु वर्तमान 2021 तक सिक्किम के सीएम पवन चामलिंग ने इनका रिकॉर्ड तोड़कर 25 वर्षों का रिकॉर्ड बनाया है। यह 25 वर्षों से सीएम के पद पर बने हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? आपसे पूछा गया भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। पहला ऑप्शन है भारत रत्न, दूसरा ऑप्शन है पद्म विभूषण, तीसरा ऑप्शन है परमवीर चक्र, चौथा ऑप्शन है ज्ञानपीठ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भारत रत्न। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को हुई थी और यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सर्वप्रथम भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस मेट्रो ने भारत की पहली मोबाइल टिकट प्रणाली प्रारंभ की थी? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 2, मुंबई मेट्रो ने अपने यहाँ पर मोबाइल टिकट प्रणाली प्रारंभ की थी और यह 2016 का करंट अफेयर था, तो अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपसे पूछा गया है भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा ऑप्शन है केरल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, तमिलनाडु। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम है के पलानीस्वामी। तमिलनाडु के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना किसने की थी? आपसे पूछा गया है बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना किसने की थी। पहला ऑप्शन है काशीनाथ तेलंग, दूसरा ऑप्शन है भगवान दास, तीसरा ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय और चौथा ऑप्शन है एनी बेसेंट। तो आपको बताना है बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एनी बेसेंट ने। बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी और एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। यह भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, महाराष्ट्र किस प्रदेश से अपनी सीमाओं को साझा करता है? 4 ऑप्शन आपको बताना है इनमें से महाराष्ट्र किस प्रदेश से अपनी सीमाओं को साझा करता है। पहला ऑप्शन है तेलंगाना, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है ओडिशा और चौथा ऑप्शन है केरल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, तेलंगाना। महाराष्ट्र तेलंगाना राज्य के साथ अपनी सीमाओं का साझा करता है। तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना के सीएम है चंद्रशेखर राव और तेलंगाना की गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वातावरण के 2 मुख्य गैसीय अवयव ऑक्सीजन एवं खालिस्तान हैं। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है वातावरण के जो 2 मुख्य गैसीय अवयव हैं उनमें से एक ऑक्सीजन है और दूसरा कौन सा है। ऑप्शन है आर्गन, दूसरा ऑप्शन है अमोनिया, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नाइट्रोजन। वातावरण के
दो मुख्य गैसीय अवयव ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन है। वातावरण में नाइट्रोजन 78% तथा ऑक्सीजन 21% होती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आपसे पूछा गया है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। पहला ऑप्शन है श्री लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा ऑप्शन है श्रीमती इंदिरा गांधी, तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इनमें से कोई नहीं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आपसे पूछा गया है UIDAI का प्रथम अध्यक्ष कौन था। पहला ऑप्शन है नंदन नीलेकनी, दूसरा ऑप्शन है अरुण शौरी, तीसरा ऑप्शन है जय सत्यनारायण और चौथा ऑप्शन है रवि गुप्ता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नंदन नीलेकनी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के प्रथम अध्यक्ष थे और वर्तमान में पंकज कुमार UIDAI के CEO हैं। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के समय भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपसे पूछा गया है 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के समय भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पहला ऑप्शन है सर मॉरिस गवायर, दूसरा ऑप्शन है BR अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन है HJ कनानी और चौथा ऑप्शन है M पतंजलि शास्त्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, HJ कनानी। 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के समय भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश HJ कनानी थे और इनका पूरा नाम है हीरालाल जे कानिया। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक लिखा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे और वर्तमान 2021 में भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े हैं। तो इस HJ का मतलब है हीरालाल, है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किन्हें 2015 के लिए हिंदी कविता हेतु 25वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से किसे 2015 के हिंदी कविता हेतु 25वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सुनीता जैन को। सुनीता जैन को 2015 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था और 2019 में व्यास सम्मान नासिरा शर्मा को दिया गया था। तो आप 2019 का याद रखें, 2019 में व्यास सम्मान नासिरा शर्मा को दिया गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे कम है? आपसे पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे कम है। पहला ऑप्शन है झाबुआ, दूसरा ऑप्शन है शिवपुर, तीसरा ऑप्शन अलीराजपुर, चौथा ऑप्शन है बड़वानी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अलीराजपुर में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में साक्षरता की दर सबसे कम है और सबसे अधिक साक्षरता का दर जबलपुर जिले में है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, दिल्ली में रेस कोड रोड जहां प्रधानमंत्री निवास है का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? आपसे पूछा गया है दिल्ली में रेस कोर्स रोड जहां प्रधानमंत्री निवास है इसका नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया है। पहला ऑप्शन है अरविंदो मार्ग, दूसरा ऑप्शन है जन सेवा मार्ग, तीसरा ऑप्शन है लोक कल्याण मार्ग और चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री मार्ग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लोक कल्याण मार्ग। दिल्ली में रेस कोड जहां प्रधानमंत्री निवास है उसका नाम परिवर्तित कर लोक कल्याण मार्ग किया गया है और वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? आपसे पूछा गया है प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी। पहला ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, दूसरा ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन है सैयद अहमद खान और चौथा ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मोहम्मद इकबाल ने। सारे जहां से अच्छा इस गीत की रचना मोहम्मद इकबाल के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम नदी द्वीप जिला है। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है भारत में प्रथम नदी द्वीप जिला है। पहला ऑप्शन है माजुली, दूसरा ऑप्शन है दीबर, तीसरा ऑप्शन है ओमकारेश्वर, चौथा ऑप्शन है खंडवा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, माजुली। भारत में प्रथम नदी द्वीप जिला माजुली है और यह नदी द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है जो यहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है कंदरिया में, दूसरा ऑप्शन है मांडू, तीसरा ऑप्शन है ओरछा और चौथा ऑप्शन है खजुराहो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ओरछा। सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है जो ओरछा में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, 2010 में किस मेट्रो को भारतीय रेलवे के 17वें जोन का दर्जा प्रदान किया गया था? आपसे पूछा गया है 2010 में किस जोन को
भारतीय रेलवे के 17वें जोन का दर्जा प्रदान किया गया था? पहला ऑप्शन है उत्तर पश्चिम रेलवे, दूसरा ऑप्शन है उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम मध्य रेलवे, चौथा ऑप्शन है मेट्रो रेलवे कोलकाता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मेट्रो रेल कोलकाता। 2010 में मेट्रो रेलवे कोलकाता को भारतीय रेलवे के 17वें जोन का दर्जा प्रदान किया गया था और वर्तमान समय में भारत में कुल 18 रेल जोन है और भारत का 18वां रेलवे जोन दक्षिणी तट रेलवे है। इसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 2016 में 8वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह आपका काम का नहीं है, आपको 2020 का याद रखना है। 2020 में ब्रिक्स सम्मेलन सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित हुआ था, तो इसे आप याद रखें। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2017 और 2016 एवं एमपी जेल प्रेरी एग्जाम 2018, 2020 और एनटीपीसी एग्जाम 2016, 2017, 2021 एवं अन्य सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मरुस्थल जलवायु का संक्षेप में वर्णन करता है? पहला ऑप्शन है गर्म तथा आर्द्र, दूसरा ऑप्शन है गर्म तथा शुष्क, तीसरा ऑप्शन है गर्म तथा गीला और चौथा ऑप्शन है शुष्क तथा आर्द्र। तो आपको बताना है कि जो मरुस्थल की जलवायु होती है वह कैसी होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गर्म तथा शुष्क। मरुस्थल की जलवायु गर्म तथा शुष्क होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक स्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु कौन सी है? आपसे पूछा गया है एक स्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु कौन सी है? पहला ऑप्शन है मृदु लोहा, दूसरा ऑप्शन है तांबा, तीसरा ऑप्शन है रेडियो धातु और चौथा ऑप्शन है स्टील। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, स्टील। एक स्थायी चुंबक के निर्माण के लिए स्टील का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष का निर्माण किसका एक उदाहरण है? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इंद्रधनुष का निर्माण किसका एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन है ध्रुवण की घटना का, दूसरा ऑप्शन है विकर्णन, तीसरा ऑप्शन है प्रकीर्णन और चौथा ऑप्शन है परावर्तन की घटना का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विकर्णन। इंद्रधनुष का निर्माण विकर्णन की घटना का उदाहरण है और इंद्रधनुष में रंगों की संख्या 7 होती है तथा यह हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, हमें गर्म कॉफ़ी की गंध एक दूरी से प्राप्त हो जाती है पर ठंडी कॉफ़ी की नहीं। तो ऐसा किस लिए होता है? आपसे पूछा गया है हमें गर्म कॉफ़ी की गंध दूरी से प्राप्त हो जाती है परंतु ठंडी कॉफ़ी की नहीं, ऐसा किस लिए होता है? पहला ऑप्शन है उच्च तापमान पर अणुओं में उच्च गतिज ऊर्जा होती है तथा वे दूर तक जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है उच्च तापमान पर अणुओं में उच्च स्थितिज ऊर्जा होती है तथा वे दूर तक जा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है उच्च तापमान पर अणु शीघ्र विलित हो जाते हैं और चारों ओर फैल जाते हैं और चौथा ऑप्शन उच्च तापमान पर अणुओं की संख्या अधिक संख्या विलित होती है। तो इसका जो प्रश्न है पहले हम उसे देखते हैं। तो प्रश्न था हमें गर्म कॉफ़ी की गंध एक दूरी से प्राप्त होती है पर ठंडी कॉफ़ी की नहीं, क्यों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उच्च तापमान पर अणुओं में उच्च गतिज ऊर्जा हो जाती है तथा वह दूरी तक फैल जाते हैं, इस वजह से हमें गर्म कॉफ़ी की गंध दूर से आ जाती है और ठंडी कॉफ़ी की नहीं आती। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पैकेट जिनमें विनाशात्मक एंजाइम उपस्थित होते हैं। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा पैकेट होता है जिनमें विनाशात्मक एंजाइम उपस्थित होते हैं। पहला ऑप्शन है तारक काय, दूसरा ऑप्शन है गाल्जी काय, तीसरा ऑप्शन है लैन काय और चौथा ऑप्शन है राइबोसोम। तो यहाँ पर जो हिंदी में नाम दिए हैं हम इनका हिंदी इंग्लिश में भी नाम देख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। पहला ऑप्शन है सेंट्रोसोम्स, दूसरा ऑप्शन है गोल्जी काय, तीसरा ऑप्शन है लाइसोसोम और चौथा ऑप्शन है राइबोसोम्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लैन काय, अर्थात लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है और यहीं पर आपसे यही पूछा गया था। लाइसोसोम में विनाशात्मक एंजाइम होते हैं जो कोशिकाओं को क्षति पहुंचाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वह प्रसिद्ध आंदोलन जिसे टिहरी गढ़वाल में वृक्षों के कटान के विरुद्ध अडवाणी ग्राम की महिलाओं द्वारा आरंभ किया गया था। पहला ऑप्शन है बहुगुणा आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है एपिको आंदोलन,
तीसरा ऑप्शन है बिश्नोई आंदोलन, चौथा ऑप्शन है चिपको आंदोलन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड राज्य के चामोली जिले से है, जहां पर महिलाओं ने पेड़ के काटे जाने का विरोध किया था और चिपको आंदोलन का जो नेतृत्व है वह सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। निम्न में से कौन सा एक अनुपयुक्त कार्य है? पहला ऑप्शन है नाभिक समस्त चयापचयी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। दूसरा ऑप्शन है पराक्सीसोम पाचक थैलियों के रूप में कार्य करते हैं जो कोशिका के भीतर किसी भी संक्रमण से लड़ती है। तीसरा ऑप्शन है केंद्रिक प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है और चौथा ऑप्शन है राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। तो आपको बताना इनमें से कौन सा एक कार्य अनुपयुक्त है, अर्थात कौन सा एक कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पराक्सीसोम पाचक थैलियों के रूप में कार्य करते हैं जो कोशिका के भीतर किसी भी संक्रमण से लड़ती है। यह कथन गलत है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, घेंगा किसकी कमी के कारण होता है? 4 ऑप्शन और आपको बताना है इनमें से किसकी कमी के कारण घेंगा रोग होता है। पहला ऑप्शन आयोडीन, दूसरा ऑप्शन है विटामिन सी, तीसरा ऑप्शन है फ्लोरीन और चौथा ऑप्शन है विटामिन ए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आयोडीन। आयोडीन की कमी के कारण घेंगा अर्थात ग्वाइटर रोग होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, आवेगों को तंत्रिका कोशिका के कोशिका पिंड की ओर लाते हैं। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से कौन आवेगों को तंत्रिका कोशिका के कोशिका पिंड की ओर लाते हैं। पहला ऑप्शन है पार्श्वर्ण तंतु, दूसरा ऑप्शन है पेशी, तीसरा ऑप्शन है तंत्रिका, चौथा ऑप्शन है तंत्रिकाक्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पार्श्वर्ण तंतु आवेगों को तंत्रिका कोशिका के कोशिका पिंड की ओर लाते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस उपकरण का इस्तेमाल मैदान से खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से किस उपकरण का इस्तेमाल मैदान से खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है कुल्हाड़ी, दूसरा ऑप्शन है हल, तीसरा ऑप्शन है कुदाल और चौथा ऑप्शन है कल्टीवेटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कुदाल। कुदाल का उपयोग मैदान से खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यद्यपि ऊनी स्वेटरों में छोटे छिद्र होते हैं पर यह हमें गर्म रखते हैं क्योंकि छिद्रों में अंतर्निहित होता है। पहला ऑप्शन है वायु जो उष्मा का सुचालक है, दूसरा ऑप्शन है वायु जो उष्मा का कुचालक है, तीसरा ऑप्शन है नमी जो हमें गर्म रखती है और चौथा ऑप्शन है ऊनी कपड़े प्रकृति में गर्म होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वायु जो उष्मा का कुचालक होती है। ऊनी कपड़ों के छिद्रों में वायु भरी होती है जो उष्मा की कुचालक होती है तथा हमारे शरीर की उष्मा को शरीर में ही बनाए रखती है जिससे हमें गर्माहट महसूस होती है। यही कारण है ऊनी स्वेटरों में छिद्र होने के बावजूद वह हमें गर्म रखते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? 4 ऑप्शन और आपको बताना है इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। पहला ऑप्शन है धूप, दूसरा ऑप्शन है हवा, तीसरा ऑप्शन है बिजली और चौथा ऑप्शन है पानी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बिजली। बिजली एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बिजली एक मानव निर्मित संसाधन है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सौर सेल किसे किस में रूपांतरित करता है? आपसे पूछा गया है सौर सेल का रूपांतरण किस रूप में होता है। पहला ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, दूसरा ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में और चौथा ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो प्रश्न में पूछा गया है सौर सेल में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल में ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बीजों के अंकुरण में श्वसन को प्रदर्शित कर रहे प्रयोग में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है बीजों द्वारा प्रयुक्त होने वाली ऑक्सीजन की अवमुक्ति के लिए, दूसरा ऑप्शन है बीजों द्वारा अवमुक्त जलवाष्प अवशोषित करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है अंकुरित होने वाले बीज द्वारा निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने के लिए और चौथा ऑप्शन है फ्लास्क में उपलब्ध ऑक्सीजन अवशोषित करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अंकुरित होने वाले बीज द्वारा निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग बीजों के अंकुरण के समय किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जीव विज्ञान की वह शाखा जो उत्तकों और उसके संगठन के अध्ययन से संबंधित है क्या कहलाती है? आपसे पूछा गया है जीव विज्ञान की वह शाखा जो उत्तकों और उसके संगठन के अध्ययन से संबंधित है क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है वर्गीकरण विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है ऊतक विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है कोशिका विज्ञान और चौथा ऑप्शन है आकृति विज्ञान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ऊतक विज्ञान। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है वह ऊतक विज्ञान या हिस्टोलॉजी कहलाती है। चलिए आगे चलते हैं।
तो दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को किसी भी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चंस का वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।